Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ई फिजिक्स। लास्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था मैथमेटिकल एडिशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि गणितीय विधि से सदिशों का संयोजन, है ना। आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले टॉपिक वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि सदिशों का वियोजन। वियोजन से अपना मतलब होता है कि कोई भी वेक्टर का अलग अलग डायरेक्शन में इफेक्ट क्या होगा, यानी कोई भी एक वेक्टर है, कोई भी एक सदिश है, उसका भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या प्रभाव होगा, क्या उसका घटक होगा। तो एक बार मैं आपका परिचय इस शब्द से घटक से करवा देता हूं कि घटक यानी कि कंपोनेंट, इसका मतलब क्या होता है, किसको हम घटक कहते हैं, घटक का अर्थ क्या होता है ना। इसको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सपोज करिए हमारे पास में ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है ना, और इसको इस डायरेक्शन में खींचने के लिए हमने इस पर कोई न कोई फोर्स लगाया, कोई न कोई इस पर बल लगाया, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि जब मैं इस पर इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगा देता हूं, कम से कम जब 20 न्यूटन का फोर्स लगा देता हूं इस डायरेक्शन में, तब ये ऑब्जेक्ट आगे सरकना स्टार्ट कर देता है। कहने का मतलब इस बॉक्स को, इस वस्तु को आगे सरकाने के लिए कम से कम इतना फोर्स हमें इस डायरेक्शन में अप्लाई करना ही पड़ता है। अगर इससे कम लगा रहा हूं तो काम नहीं चल रहा है। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मैं इसी बॉक्स पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाऊं, है ना, अभी तो मैं इसको इधर सरका रहा था, उसके लिए फोर्स भी इधर ही लगाया था। अब की बार मैं दूसरा तरीका अपना रहा हूँ, वस्तु को अभी भी मैं इधर ही सरकाना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, है ना। जैसे कोई वस्तु रखी हुई है सतह पर, सरफेस पर, नीचे मैं उसको रस्सी बांध के यूँ खींच रहा हूँ, तो बेशक मैं उसको यूँ करके खींच रहा हूँ, लेकिन वो तो यूँ सरक के आएगी आगे की तरफ। तो वही सिचुएशन है कि अब की बार मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, इसको इसी डायरेक्शन में सरकाने के लिए। तो क्या कम से कम 20 न्यूटन का फोर्स लगाने से ये इधर सरकने लग जाएगा? प्रैक्टिकली हम ये चीज़ करके देखें कि जो काम इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स कर रहा था, ये वाली डायरेक्शन में 20 न्यूटन का फोर्स लगाने से अब वो काम नहीं हो पा रहा है। यानी कि मैं फोर्स अभी भी उतना ही लगा रहा हूँ, लेकिन अब बॉक्स को आगे नहीं सरका पा रहा हूँ, क्योंकि इस डायरेक्शन में सरकाने के लिए हमें इसी डायरेक्शन में कम से कम 20 न्यूटन का बल लगाना पड़ रहा था। अब भी मैं 20 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, लेकिन अब नहीं सरक पा रहा है। तो अब मुझे क्या करना है कि इस डायरेक्शन में इस बॉक्स को सरकाने के लिए अगर मैं इधर बल लगाता हूं तो उसकी वैल्यू मुझे 20 न्यूटन से ज़्यादा लगानी पड़ी है। सपोज करो मैं जब कम से कम इस डायरेक्शन में 30 न्यूटन बल लगा देता हूं ना, तब ये इधर सरकना स्टार्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि काम एक ही हो रहा है। 20 न्यूटन का बल भी वही काम कर रहा है, बॉक्स को सरका ही पा रहा था। 30 न्यूटन का बल भी वही काम कर रहा है, ये भी बॉक्स को इस डायरेक्शन में सरका ही पा रहा है। लेकिन मैंने जो दोनों बल आरोपित किए हैं इस बॉक्स पर, उन दोनों बलों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 30 न्यूटन बल जो है, इसका इस डायरेक्शन में जो प्रभाव है, जो इफेक्ट है, वो 20 न्यूटन है। क्योंकि जो काम ये 30 न्यूटन का बल कर रहा है, वही काम सेम ये 20 न्यूटन का बल कर रहा है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में लग रहा था 30 वाला, और ये 20 वाला इस वाली डायरेक्शन में लग रहा है ना, 20 न्यूटन का बल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 30 न्यूटन के बल का इस डायरेक्शन में जो घटक है, जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो 20 न्यूटन बल के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ 30 न्यूटन का बल इस डायरेक्शन में जो घटक होगा वो 20 न्यूटन रहा होगा। तो ये मतलब हो गया घटक का, कि कोई भी जो वेक्टर है, बल है तो एक वेक्टर क्वांटिटी में लेके चल रहा हूँ, कि कोई भी वेक्टर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या इफेक्ट होता है, क्या उसकी वैल्यू होती है, उसे हम उस वेक्टर का कंपोनेंट बोलते हैं, यानी घटक बोलते हैं। देखो एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो ये फिर से कोई ऑब्जेक्ट है ना, और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, किसी न किसी वेलोसिटी से चल रहा है। मैं एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड, है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ये जो वस्तु है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में चलता है।
तो ये 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा? अगर ये 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से या इतनी वेलोसिटी से चल रहा है तो ये 1 सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल करेगा? 20 मीटर दूरी तय कर लेगा। लेकिन वो 20 मीटर की दूरी जो इसने 1 सेकंड में तय करी है वो इस डायरेक्शन में ही तो करी है, क्योंकि ये ऐसे चल रहा था। तब इस दिशा में 20 मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय कर ली है इस वस्तु ने। और मान लो 20 मीटर की दूरी तय करके वस्तु यहाँ आ चुकी है ना। मैंने ये दूरी को मान रखा है 20 मीटर। अब अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं, मान लो ये एक्स अक्ष है, ये कोई दूसरा है वाई अक्ष, और वस्तु इन दोनों के बीच में चल रही थी इतनी वेलोसिटी से 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय करके वो वस्तु यहाँ तक आ चुकी है। तो ये वाली दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की वो बेशक 20 मीटर है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसने एक्स दिशा में कितनी दूरी तय करी है, इसने वाई डायरेक्शन में कितनी दूरी तय करी है, तो एक्स दिशा में तो इसने इतनी दूरी तय करी है, ये वाई डायरेक्शन में इसने कितनी दूरी तय करी है, तो वाई दिशा में इसने इतनी दूरी ट्रेवल करी है ना। अब ये दूरी तो 20 मीटर नहीं होगी, ये वाली दूरी तो 20 मीटर नहीं होगी। हो सकता है ये वाली दूरी 15 मीटर हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं मान के चल रहा हूँ। हो सकता है ये वाली दूरी 12 मीटर हो या थोड़ी और कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये वाली दोनों दूरियों में से कोई भी दूरी 20 मीटर तो नहीं रही होगी। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इस वेलोसिटी का एक्स दिशा में जो घटक है, बेशक ये 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही थी, 1 सेकंड में ये वस्तु बेशक 20 मीटर की दूरी तय करती थी इस डायरेक्शन में, लेकिन इधर तो 15 ही कर पा रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस वेग का, इस वेलोसिटी का एक्स अक्ष की दिशा में जो घटक है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है। ऐसे ही इस वेग का वाई अक्ष की दिशा में जो घटक है वो 12 मीटर प्रति सेकंड है। तो ये घटकों का अर्थ हो गया। अभी तो टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, मैं केवल आपको कंपोनेंट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अपने तरीके से कि ये कंपोनेंट का, घटक का मतलब क्या होता है। कोई भी वेक्टर जिस डायरेक्शन में होता है उससे अलग अलग डायरेक्शन में उसका क्या प्रभाव होता है, उनको हम कंपोनेंट बोलते हैं, उनको हम घटक बोलते हैं। 30 न्यूटन बल इस डायरेक्शन में बेशक लग रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में तो उसका प्रभाव 20 न्यूटन के बराबर ही है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो 20 न्यूटन है। ये वस्तु इधर बेशक 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही थी, लेकिन उस 20 मीटर पर सेकंड चाल का इस डायरेक्शन में जो प्रभाव है वो तो 15 का ही है ना। इस डायरेक्शन में जो प्रभाव है वो तो 12 मीटर पर सेकंड का ही है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसका, इस वेलोसिटी का एक्स अक्ष की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, जो घटक है वो 15 मीटर पर सेकंड है, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो घटक है वो 12 मीटर पर सेकंड है। तो ये कंपोनेंट का मतलब हो गया, हम घटक किसको बोलते हैं। अब कोई भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो घटक होते हैं, हम उनको दो तरीके से वियोजित कर सकते हैं। यानी किसी भी सदिश का वियोजन दो तरीके से किया जा सकता है, एक 2 डायमेंशनल निर्देश तंत्र में, द्विविमीय निर्देश तंत्र में, और एक त्रिविमीय निर्देश तंत्र में। तो पहले हम लेके चल रहे हैं द्विविमीय निर्देश तंत्र में सदिशों का वियोजन, है ना। यानी कि 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे हम वेक्टर्स को रिजोल्यूट करते हैं उसको हम लेके चल रहे हैं। मैंने आपको इस फिगर में एक द्विविमीय निर्देश तंत्र दिखा रखा है जिसमें केवल 2 डायमेंशन है, 2 ही विमाएँ हैं, है ना। एक x हो गया और दूसरा y हो गया, है ना। ये 2 अक्ष मैंने आपको दिखा रखे हैं। और इस द्विविमीय निर्देश तंत्र में आपको एक वेक्टर दिखाया जा रहा है, ये वाला। मान लो ये कोई वेक्टर है a, हमें इसके कंपोनेंट ब्रेक करने, इसके घटक तोड़ने, किस किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो मैंने इसके लिए क्या किया, जैसे इसको कोई पॉइंट दे दिया जाए, ये O है, ये वाला जो पॉइंट है वो P है। पॉइंट P से मैंने एक नॉर्मल, एक लंब डाला है एक्स एक्सिस पे, और एक लंब यहाँ से डाल दिया वाई एक्सिस पे, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी, यानी कि ये वाला जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर कहलाएगा इस वेक्टर का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में घटक। और ये वाला जो वेक्टर होगा यहाँ से यहाँ तक का जो सदिश है ना, ये वाला, इस सदिश को हम बोलेंगे कि ये इस सदिश का इस डायरेक्शन में जो घटक है वो ये है। इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में जो घटक है वो ये है ना। इसको नाम दे सकता हूँ मैं इस वाले वेक्टर को AX, और वेक्टर लगा दूं क्योंकि ये पूरा वेक्टर मैंने ले रखा है AX, यानी A का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, जो घटक है, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है AX से। ऐसे ही इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में जो घटक है उसको मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है AY वेक्टर से, है ना। A का Y डायरेक्शन में घटक है। और इन दोनों ही घटकों को हम बोलते हैं समकोणिक घटक, यानी कि राइट एंगल कंपोनेंट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं,
तो दोनों के बीच में समकोण बना हुआ है, इसलिए इन दोनों घटकों को बोला जाता है समकोणिक घटक। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो हमें ये पता करना है कि इस वेक्टर की जो वैल्यू होगी समकोणिक घटकों के पदों में इसकी क्या वैल्यू होगी। समकोणिक घटकों के पदों में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो परिमाण होगा वो कितना होगा, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी। कोई भी एक एक्सिस से हम इसकी डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ में ये क्या एंगल बना रहा है, या फिर वाई एक्सिस के साथ में ये क्या एंगल बना रहा है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये वाला जो वेक्टर है ए वेक्टर, वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ ना, तो मुझे पता चल जाएगी इसकी डायरेक्शन किधर होगी, दिशा पता चल गई है ना। तो सबसे पहले हम इस वेक्टर की वैल्यू देख के चलते हैं इन घटकों के पदों में, है ना। इन घटकों के पदों में ए एक्स और ए वाई कैप के वेक्टर के पदों में हम इस वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इनको कुछ पॉइंट दे देता हूँ। जैसे मान लो ये एन पॉइंट है, ये एम पॉइंट है। ये वाला ट्राइंगल सबसे पहले हम लेके चलते हैं ओ पी एन, है ना। इस ट्राइंगल में एक चीज़ और देखना, ये जो वेक्टर होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला जो वेक्टर होगा इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ए वाई वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर ये हर एंगल से सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी कि लंबाई दोनों की बराबर है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। ये भी ऊपर की तरफ मैंने दिखाया हुआ है, ये वाला भी ऊपर की तरफ है। तो अब ये वाले ट्राइंगल में ओ पी एन, ट्राइंगल ओ पी एन में हम सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाते हैं, है ना। ट्राइंगल ओ पी एन में सदिश योग के त्रिभुज नियम से, है ना, इसमें हम ट्राइंगल लॉ लगा रहे हैं। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम हमने पढ़ रखा है पीछे। जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो क्या कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर किसी त्रिभुज की, किसी ट्राइंगल की दो क्रमांगत भुजाओं के रूप में व्यवस्थित हैं, तो उस ट्राइंगल का जो तीसरी भुजा होती है उस ट्राइंगल की, वो उन दोनों के सदिश योग को व्यक्त करती है। तो ज़रा देखिए, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, यानी कि वेक्टर ओ एन और ये वेक्टर जो है एन पी वेक्टर, ये दोनों एक त्रिभुज की दो क्रमांगत भुजाओं के रूप में अरेंज्ड हैं, है ना। तो ये जो तीसरी भुजा होगी वो इन दोनों के योग को व्यक्त करेगी। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस वाले ट्राइंगल में, इस लॉ से ओ पी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर। ये वाला वेक्टर इसके बराबर होगा इन दोनों का योग। तो ओ पी वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ एन वैक्टर प्लस एन पी वैक्टर। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं। ओ पी वैक्टर की वैल्यू क्या होगी, ओ पी वैक्टर की वैल्यू होगी ए वैक्टर, ठीक है। ओ एन वैक्टर की वैल्यू क्या है, तो देखें ओ एन वैक्टर की वैल्यू ये रही ए एक्स वैक्टर प्लस एन पी वैक्टर की वैल्यू ये है ए वाई वैक्टर। अब अगर मैं आपसे ए एक्स वैक्टर की वैल्यू पूछूं और ए वाई वैक्टर की वैल्यू पूछूं, इनकी क्या क्या वैल्यू होंगी। अगर मैं आपको इतनी बात बता दूं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है, जो एकांक सदिश होता है, वो आई कैप होता है, और इस डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम जे कैप से शो करते हैं। अब ज़रा देखें, ये जो वेक्टर है ना यहाँ से यहाँ तक का, इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण कितना है, तो ए एक्स है, वेक्टर नहीं, इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है, ए एक्स। और ये डायरेक्शन जो है इसकी वैल्यू कितनी है, इस डायरेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, आई कैप। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ए एक्स वैक्टर बराबर ए एक्स इंटू आई कैप। भाई इस वेक्टर में दो ही चीज़ें तो थी, इतना तो इसका परिमाण था और ये इसकी दिशा थी, तो मैं इसी वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ ए एक्स इंटू आई कैप। ऐसे ही ये वाला जो वेक्टर है ना ए वाई वेक्टर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका परिमाण कितना है, ए वाई है, और डायरेक्शन क्या है, जे कैप है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ रख लेते हैं, तब ये हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप, है ना, प्लस ए वाई जे कैप। तो ये ए वेक्टर की वैल्यू हमें पता चल गई है समकोणिक घटकों के पदों में, यानी कि इस वेक्टर को मैं इन राइट एंगल कंपोनेंट्स के पदों में इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि इस वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, कंपोनेंट्स के फॉर्म में। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी परिमाण और निकालना है इन्हीं घटकों के पदों में, ए एक्स और ए वाई के पदों में। तो परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि फिर से इसी ट्राइंगल को लेके चलते हैं, है ना, ट्राइंगल ओ पी एन में,
और इस वाले ट्राइंगल में इस बार हम लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर, है ना। ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर। और अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं। ओ पी यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ए, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ मॉडुलस ऑफ ए। भाई ए वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो परिमाण होगा वो यही तो होगा, और इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं। ये बात है तो हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। तो मैं ओ पी की वैल्यू क्या लेके चल रहा हूँ, ए, तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ए स्क्वायर बराबर ओ एन की वैल्यू क्या होगी, ए एक्स, और इसका भी स्क्वायर है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस एन पी की वैल्यू यानी कि ये ए वाई है तो फिर ए वाई का स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यहाँ ए क्या है, तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसका परिमाण है, तो हमें इस वेक्टर का परिमाण भी पता चल गया, वो भी इन दोनों समकोणिक घटकों के पदों में। तो ये चीज़ें थोड़ी याद रखने वाली हैं क्या, कि अगर हमारे पास में किसी वेक्टर के दोनों समकोणिक घटक हैं तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, हम उसका परिमाण निकाल सकते हैं इस तरह से कि दोनों समकोणिक घटकों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं वर्गमूल के अंदर, तो हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल जाता है इनके टर्म्स में। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से इसी ट्राइंगल को लेके चल रहे हैं ना, ट्राइंगल ओ पी एन में मैंने ऐसा मान रखा है स्टार्टिंग से कि ये जो अपने पास में जो मूल वेक्टर है ना, ये मूल सदिश जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। तो डायरेक्शन निकालने का मतलब ये है कि मुझे इस थीटा एंगल की वैल्यू ही बतानी है कितनी होगी। तो मैं पहले इस वाले ट्राइंगल से वैल्यू निकालता हूँ साइन थीटा की, है ना। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा बराबर क्या हो गया, ये एन पी अपॉन ओ पी, है ना, लंब बटे कर्ण। तो एन पी अपॉन ओ पी यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन पी का मतलब ए वाई वेक्टर नहीं, केवल मैग्नीट्यूड यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लेनी है, परिमाण, अपॉन ओ पी का मतलब ए। अब इससे अगर मैं ए वाई की वैल्यू निकालूँ तो क्या आई, ए साइन थीटा, है ना। दूसरी बात, इसी ट्राइंगल से अब मैं वैल्यू निकालता हूँ कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ओ एन अपॉन ओ पी, आधार बटे कर्ण, ओ एन अपॉन ओ पी। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये है ए एक्स अपॉन ये ए। अब यहाँ से अगर मैं ए एक्स की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। तो देखो, एक तो हमें ये वैल्यू पता चल गई कि मैंने आपको बताया था कि ए वेक्टर का एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो घटक है, जो कंपोनेंट है, वो ए एक्स वेक्टर है, दूसरा जो है वो ए वाई वेक्टर है। तो एक तो हमें इन दोनों घटकों के मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण पता चल गए, वो भी इस वेक्टर के पदों में। देखो, ए वाई की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा, ए एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, ए कॉस थीटा। तो अब मैं ये चाहूँगा कि मेरे कहने से आप दो चीज़ें तो ये रट लें, क्या, कि ये जो घटक होते हैं, अगर मुझे ये वाला वेक्टर पता है तो मैं इन दोनों घटकों को बता सकता हूँ बिना किसी कैलकुलेशन के, अगर मैं इन चीज़ों को रट लेता हूँ तो। रटने वाली क्या बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी वेक्टर का, इस वेक्टर को लेके चल रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, किसी भी वेक्टर का जिस डायरेक्शन से थीटा एंगल बन रहा होता है ना, समझना पूरी बात, कोई भी सदिश का जिस दिशा से थीटा एंगल बन रहा होता है उस दिशा में घटक जो आता है वो कॉस के टर्म्स में आता है। देखो, ये वाले वेक्टर का इस दिशा में जो घटक आया है ना ए एक्स, वो कितना आया है, ए कॉस थीटा, और इसका इस दिशा में जो घटक आया है ना वो कितना आया है, ए साइन थीटा। तो ए तो दोनों में कॉमन है। अब साइन के पदों में आएगा या कॉस के पदों में आएगा घटक, तो वो इस बात पे निर्भर कर रहा है कि थीटा एंगल किस डायरेक्शन से बन रहा है, जिधर से थीटा एंगल बना होता है ना। इन चीज़ों का बार बार यूज करना होता है एंड तक फिजिक्स में, इसलिए मैं आपको ज़्यादा जोर दे के ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जिस दिशा से
थीटा एंगल या कोई भी एंगल बन रहा होता है, उस दिशा में जो घटक जो कंपोनेंट आता है वो कॉस के पदों में आता है। तो देखो थीटा एंगल इस दिशा से ही तो दिखा रखा है मैंने तुम्हें, इसीलिए ये वाला जो घटक आया है वो कॉस के पदों में आया है, यानी कि ए कॉस थीटा आया है। और जिस दिशा के साथ में एंगल नहीं दिखाया रहा होता है, मैं बात केवल दो समकोणीय घटकों की कर रहा हूँ, ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ केवल दो समकोणीय घटकों की बता रहा हूँ, किसी और दिशा से हमारा कोई मतलब नहीं है। कि जो दो समकोणीय घटक होते हैं उनमें एक आता है साइन के टर्म्स में और दूसरा आता है कॉस के टर्म्स में। कॉस के पदों में कौन सा आता है, तो वो वाली दिशा में कॉस के पदों में आता है जिस दिशा के साथ में थीटा एंगल बन रहा होता है, और जिस दिशा के साथ में कोई एंगल हमें नहीं दिखाया होता है ना, उस दिशा में जो कंपोनेंट आता है वो साइन के टर्म्स में आता है। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि बार बार हम ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं किया करेंगे। आपको बस ध्यान रखना है कि मैं आपको कोई भी इस तरह का एक वेक्टर दे देता हूँ, है ना। अच्छा, इससे भी मत चिपक जाना कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो घटक होगा वो कॉस के टर्म्स में आएगा, वाई वाला जो होगा वो साइन के टर्म्स में आएगा। इससे नहीं चिपकना, आपको ध्यान ये रखना है कि एंगल किसके साथ में दे रखा है। फॉर एग्जांपल ये समझो मैंने ये एक वेक्टर ले रखा है, एफ वेक्टर कोई फोर्स है, और ये इस डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है। एक घटक ये इस डायरेक्शन में लेना है मुझे, दूसरा इस डायरेक्शन में लेना है, यानी दोनों ही समकोणीय घटक हैं। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा एफ वेक्टर का, इस डायरेक्शन में जो घटक आएगा वो क्या होगा, वो होगा एफ कॉस एल्फा। क्यों होगा, क्योंकि एल्फा एंगल अब की बार इस डायरेक्शन के साथ में बन रहा है। तो वही मैं आपको बता रहा था कि जिस डायरेक्शन के साथ में एंगल दे रखा होगा उस डायरेक्शन में जो घटक आता है किसी वेक्टर का वो कॉस के टर्म्स में आता है, और दूसरा जो समकोणिक होता है उसको तुम बिना देखे लिख दोगे साइन के टर्म्स में, यानी कि ये वाला जो घटक आएगा वो आएगा एफ साइन एल्फा। तो ये थोड़ी सी याद रखने वाली बात है कि घटक कब साइन के टर्म्स में आता है, कौन सा वाला, और कौन सा कॉस के टर्म्स में आता है ना। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इनको मैं कोई इक्वेशन दे देता हूँ, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। मुझे कैसे भी करके थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे डायरेक्शन बतानी है ना। ये तो मैंने मैग्नीट्यूड बता रखा है, ये यहाँ से हम डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, है ना। यहाँ से हम इसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण लेके चले थे यहाँ से, अब दिशा की बात चल रही है। तो मैंने कैसे भी करके थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करता हूँ मैं कि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट क्या है ए वाई अपॉन सेकंड क्या है ए एक्स अपॉन ए एक्स इज इक्वल्स टू, इधर आ जाओ, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, है ना। ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा की। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, ए वाई अपॉन ए एक्स है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, है ना, ए वाई अपॉन ए एक्स। ये हमें डायरेक्शन पता चल गई कि जो हमारे पास में वेक्टर था वो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है, और जब थीटा की वैल्यू मुझे पता चल गई है तो फिर मैं डायरेक्शन अब वैसे ही दिखा सकता हूँ कि कितने एंगल पर है ये। तो डायरेक्शन इससे दिया करेंगे। देखो ये जो मेरे पास में घटक आए थे ना, अगर मुझे ये दो घटक पता चल जाते हैं तो फिर मैं इन्हीं से वो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूँ जो अभी आपको ये दिखाया हुआ था। कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, ये दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके जोड़ दूँ, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर, है ना, और दूसरा क्या है सेकंड, इसका भी स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो उसके लिए ज़रा देखें, ए वाई का स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर आएंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका मतलब होता है एक, यानी इधर क्या रह जाएगा, केवल ए स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में उसकी वैल्यू तो 1 हो गई। और इधर ये है, ये पहले से क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इधर उधर करके लिख दिया है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण निकालना है, तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब ए इज इक्वल्स टू, ए स्क्वायर का मान अगर ये है तो ए का मान कितना होगा, रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर।
तो अगर मुझे दोनों राइट एंगल पता हैं, यानी कि ax और ay दोनों की वैल्यू मुझे पता है, तो उनका स्क्वायर करके मैं दोनों इक्वेशन का इस तरह से मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूँ। तो ये वाला इक्वेशन डायरेक्शन शो कर रहा है इस वेक्टर की, और ये वाला जो इक्वेशन है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण बता रहा है दो समकोणिक घटकों के पदों में। तो ये तो हो गया सदिशों का द्विविमीय वियोजन, है ना, 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। त्रिविमीय वियोजन यानी कि 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन अपन डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में।